हम तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको कौन सी मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो पता कर लेनी है। जो आपके यहाँ पर घटना हुई वो घटना किस थाने के क्षेत्र में आती है वो आपको पता कर लेनी चाहिए। और उस वो थाना किस कोर्ट में आता है वो आपको पता कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही होता है, लेकिन ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लीगल ड्राफ्टिंग का ये हमारा अगला वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए। हमने जाना कि मुचलका किस तरीके से दिखता है, मुचलका क्या होता है, और हमने जाना कि एसएसपी को और संबंधित थाने को जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, थाना अध्यक्ष एसएचओ को और एसएसपी को एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है वो हमने जाना पिछली वीडियो में। और आज उसी के क्रम में हमारा अगला वीडियो है कि आप थाना अध्यक्ष के पास गए यानी कि एसएचओ के पास गए और तब भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर आप कहाँ जाते हैं, एसएसपी के पास जाते हैं। 154(3) के अंतर्गत सेक्शन 154(3) के अंतर्गत आप एसएसपी को यहाँ पर घटना का सबस्टेंस भेजते हैं, तो भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो आपके लिए ये डोर खुल जाता है कि आप न्यायालय की शरण में जाएं। किस लिए? क्योंकि वहाँ से आप एफआईआर दर्ज करवाएं, संबंधित थाने को न्यायालय से ये आदेश करवाएं, थाना अध्यक्ष के लिए कि न्यायालय ये आदेश करे कि आपको आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाए इन सेक्शनों में, इस अपराध के संबंध में। तो दोस्तों, यही हम जानेंगे। सेक्शन को आप समझना चाहें तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी है, जिसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके अगेंस्ट कमिट होता है, कोई घटना आपके साथ घटित होती है संज्ञेय अपराध की, तो आप संबंधित थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए अंडर सेक्शन 154। तो भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, तो उसके बाद बताया गया सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कि आपको क्या करना है। अगर थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको घटना का सार, घटना का जो सबस्टेंस है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, यानी कि मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको एसएसपी को भेज देनी है। पूरी घटना को सही से लिखकर आपको एसएसपी को भेज देना है, जिसके संबंध में हमने वीडियो बनाया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको मैंने बताए थे। आवश्यक चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, इससे पहले का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही है कि आप इन दोनों सेक्शनों के अंतर्गत गए, आप थाने में भी गए, वहाँ भी आपकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और आप एसएसपी के पास गए, वहाँ भी कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट से आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना पत्र आप तैयार करेंगे। प्रार्थना पत्र कैसा होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 156(3) का प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है। तो ये इसमें संज्ञेय मामलों के संबंध में ये प्रार्थना पत्र होता है, असंज्ञेय मामलों के संबंध में नहीं होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो सीआरपीसी के पीछे एक लिस्ट दी है कि ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, तो संज्ञेय अपराधों में ही केवल एफआईआर दर्ज होती है। और हम न्यायालय से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये संज्ञेय अपराध है और इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको कौन सी मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो पता कर लेनी है। जो आपके यहाँ पर घटना हुई वो घटना किस थाने के क्षेत्र में आती है वो आपको पता कर लेनी चाहिए। और वो थाना किस कोर्ट में आता है वो आपको पता कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही होता है, लेकिन ज़्यादातर मजिस्ट्रेट यदि कोर्ट खाली रहती हैं तो सिविल जज को भी ये पावर दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, तो हमारा ये मामला है एतमादपुर थाने का। और हमारा किन किन सेक्शनों के अंतर्गत है, ये है दहेज को लेकर उत्पीड़न करना, दहेज मांगना या दहेज मांगना और लेना। तो 458 के ए के अंतर्गत, जो 498 ए आप सभी जानते हैं जो भी लॉ से जुड़े हुए हैं, और अब तो इतनी फेमस हो गई है धारा कि महिलाएं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं।
दहेज की मांग को लेकर ससुराली जनों के द्वारा, पति के द्वारा महिला का फिजिकल और मेंटली उसको हार्म पहुंचाना, उसको क्षति पहुंचाना, ये 498A के अंतर्गत आता है। फिजिकल और मेंटली तौर पर टॉर्चर करना, मारपीट करना और भी चीज़ें इसमें आती हैं। तो 323 आप जानते हैं मारपीट की धारा है, और 504 है ये आपकी है, ये 504 506 गाली गलौज करना, लोग किसी को भड़काना, धमकी देना, ये धाराएं हैं 504 506 आईपीसी की। और सेक्शन 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा सेक्शन 3 और 4, ये सेक्शन 3 है दहेज लेना और 4 है दहेज की मांग करना। तो ये है मामला हमारा। तो इस मामले में दहेज को लेकर किस तरीके से महिला को प्रताड़ित किया गया, आपको किस तरीके से लिखना है, जो ज़्यादातर रहता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है आपको। सबसे पहले जिस कोर्ट में मामला आपका बनता है, जैसे कि एतमादपुर थाना है, और आगरा में एतमादपुर थाने की जो अभी कोर्ट चल रही है वर्तमान में, वो चल रही है न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज जूनियर डिवीज़न, न्यायालय संख्या 1 आगरा। तो ये एतमादपुर थाने की कोर्ट है। तो इसी में हमारा मामला बनता है, इसी में हमारा मामले को सुनने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जूरिडिक्शन है। तो इसमें हम अपना ये केस दाखिल करेंगे, और ये केस होगा 156(3) CRPC के अंतर्गत, यानी कि हम न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि वो संबंधित थाने को आदेश दे कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको न्यायालय का सबसे ऊपर नाम लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना है प्रार्थना पत्र संख्या, जगह छोड़ देनी है, बटा 2021। तो ये कोर्ट ही डालेगा, जो प्रार्थना जो यहाँ पर इसको नंबर मिलेगा केस का, वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। आपको नहीं भरना है, न्यायालय ही ये भरेगा। और यहाँ पर लड़की का नाम भर देना है। तो लड़की का नाम हमने यहाँ पर काल्पनिक लिया है, जो कि है ओलिविया, ओलिविया पत्नी श्री एवलिन, पुत्री श्री, तो उसका पति कौन है, एवलिन है। और ये किसकी पुत्री है, स्वर्गीय राम जी निवास गांव, राम जी श्री स्वर्गीय राम जी, निवासी कहाँ की है, गांव लखनई, थाना एतमादपुर, जिला आगरा, उम्र करीब 25 वर्ष। तो ये आपको डिटेल भर देनी है, उसका नाम भर देना है, वो किसकी पत्नी है, उसके पिता का नाम क्या है, और उसका एड्रेस आपको भर देना है, और डैश डैश करके आपको ये प्रार्थिया कर देना है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट लिख सकते हैं प्रार्थिया की जगह, और एड्रेस आपको नाम और एड्रेस आपको इंग्लिश में लिख देना है, और यहाँ पर एप्लीकेंट लिख देना है प्रार्थिया की जगह। और बनाम इसमें कौन कौन है जो इसे प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए दहेज की मांग करते हैं, वो है। तो इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं उनके नाम, वो कौन है रिश्ते में, वो बताया गया है। तो पहला है पति। पति कौन है इसमें, हेनरी पुत्र श्री राम प्रकाश चौधरी। ये पति है जो दहेज को लेकर मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है। और दूसरा कौन है इसमें, श्री राम प्रकाश चौधरी, ये ससुर हैं, ये भी दहेज को लेकर मारते पीटते हैं, उत्पीड़न करते हैं। उसे अभी हम डिटेल में लिखेंगे क्या क्या करते हैं, किस तरीके से उत्पीड़न करते हैं, वो हम लिखेंगे। और तीसरी है ये सास का नाम है हारपी देवी, पत्नी श्री राम प्रकाश चौधरी। तो ये सास हैं, देवर हैं ये दो, कुमार और लुकास, ये दो देवर हैं ये। तो इनके नाम लिख देने, पुत्र ये उन्हीं के ही हैं, जो उनके जो महिला के ससुर हैं उन्हीं के पुत्र हैं ये। और इन सभी का एड्रेस क्या है, जो ससुराल का एड्रेस है, सब एक ही घर में रहते हैं, ये पति सास ससुर और ये देवर, और ये अलग रहते हैं तो आपको अलग अलग एड्रेस लिखना है। अगर एक ही एड्रेस है तो आप कर सकते हैं। उपयुक्त पांचों निवासी गण कहाँ के हैं, मकान नंबर आपको लिख देना है, D70 जो भी है, ये थाना शाहगंज गेट आगरा। तो ये आपको लिख देना है। इन सभी का एड्रेस एक साथ लिख सकते हैं, यदि सेम है अलग अलग है तो एक के नीचे एक लिखेंगे। जैसे कि पति का एड्रेस क्या है, उसके नीचे निवासी करके आ जाएगा, और सास का एड्रेस क्या है, उसके नीचे आ जाएगा। देवर का एड्रेस अलग है तो देवर का एड्रेस उसी चौथे नंबर के नीचे आ जाएगा, अलग करके आ जाएगा। लेकिन सभी का एड्रेस एक है, जो ज़्यादातर ससुराली जनों का होता है। तो यहाँ पर
आपको नीचे इस तरीके से लिख देना है। उपयुक्त पांचों निवासी गण ये लिख देना है। तो ये आपको लिख देना है, सो ऑन लिख देना है। तो फ्रेंड्स, ये कौन है? ये विपक्षी गण है या विपक्षी गण और अभियुक्त गण। तो ये विपक्षी गण और अभियुक्त हैं, ये आपको लिख देना है। फ्रेंड्स, ये और आपको आपराधिक धारा अंडर सेक्शन, इंग्लिश में लिखना चाहे तो अंडर सेक्शन लिख देते हैं और हिंदी में लिख देते हैं आपराधिक धारा। तो कौन कौन सी धारा के अंतर्गत मामला बनता है आपको, वो आपको पढ़ना है, आपको लॉ की जानकारी होगी तभी आप बना सकते हैं। यदि जान से मारने की भी कोशिश की गई है तो 307 धारा आप लिख सकते हैं। इसमें जान से मारने की नहीं, इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ पर 307 नहीं लिख रहे हैं। हम झूठा मामला नहीं बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मामला बनता है हम वो ही बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आपको झूठे तथ्यों को ना न्यायालय में पेश करें, जो सच्ची घटना है उसी पर करें, क्योंकि इससे ही जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो वकालत के पेशे में आते हैं, वो एक सामाजिक कार्य है, तो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको धारा लिख देनी है 498 लिए। आप जानते ही हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न करना, 323 मारपीट करना, 504 506 गाली गलौज करना, और क्या करना, और क्या धमकी देना। तो ये 504 506 के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर लिख देना है आपको सब्जेक्ट, विषय लिख देना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा CRPC। यहाँ सॉरी गलत लिख गया है, यहाँ पर ये है CRPC, यहाँ पर आपको CRPC लिखना है। CRPC 156(3) 156(3) ये आपको लिखना है। ये गलत हो गया है यहाँ पर, तो हमने ये सही कर दिया इसको। तो फ्रेंड्स, हमने इसको सही कर दिया, ये CPC लिख गया था, इसको CRPC लिखना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले श्रीमान जी। सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरीके से शुरू करना है और आपको पूरी घटना लिख देनी है। मैं घटना पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। प्रार्थिया निम्नलिखित निवेदन करती है, जो पर। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब एप्लीकेशन आप लिखना शुरू करेंगे तो एप्लीकेशन का प्रत्येक पॉइंट शुरू किस से होगा? इस शब्द से होगा कि यह है कि प्रार्थिया, या फिर यह है कि प्रार्थी, जो लड़का है तो प्रार्थी और लड़की है तो प्रार्थिया। तो इस तरीके से मेल के लिए प्रार्थी और फीमेल के लिए यहाँ पर प्रार्थिया, और इंग्लिश में आप दोनों के लिए एप्लीकेंट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको करना है। तो पहला पॉइंट किस तरीके से आपको तैयार करना है, उसका एक सैंपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें शादी किसके साथ हुई, कब हुई, किस स्थान पर हुई, ससुराल का एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें आपको खोलनी है यहाँ पर। तो डिस्क्लोज़ करनी है आपको ये सब चीज़ें। तो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला पॉइंट है, यह है कि प्रार्थिया का विवाह विपक्षी हेनरी पुत्र श्री राम प्रकाश चौधरी, मकान नंबर ये शाहगंज गेट, आगरा के साथ दिनांक 26/9/2016 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, या मुस्लिम रीति रिवाज से, क्रिश्चियन रीति रिवाज से, जिस रीति रिवाज से भी संपन्न हुआ हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। सार्वजनिक सम्मेलन में यदि शादी हुई है वो आपको लिख देनी है। ये हुआ था जिसमें प्रार्थिया की पूर्व मृत पति से जन्मी पुत्री को भी पति हेनरी द्वारा अपनी पुत्री की तरह स्वीकार किया था। तो इसमें इन दोनों लड़के लड़की की यहाँ पर शादी हुई थी। तो यहाँ पर लड़की थी, उसकी पहले शादी हो चुकी थी, जिससे उसकी एक पुत्री थी, और पुत्री को भी यहाँ पर उसके दूसरे पति ने स्वीकार किया था, जो उसकी लड़की की पहली शादी से उत्पन्न हुई थी। लड़की के पहले पति से उसका डिवोर्स हो गया था और वो दूसरी शादी कर रही थी, और दूसरी शादी में जो दूसरा पति था, उसका जो शादी तलाक के बाद जो उसका पति था जिससे शादी हुई, उसने उसकी पहली पुत्री को स्वीकार किया था। ये आपको लिख देनी है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, जितना छोटा हो जाए वो आपको लिखना है। प्रेजी राइटिंग आपको आनी चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। जो मैंने समझाया वो नहीं लिखना है, इस तरीके से एक लाइन में लिख देना है। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यह है कि उक्त शादी में प्रार्थिया के परिवारजन द्वारा, जो लड़की के घर वाले थे उनके द्वारा
पति व ससुराली जन की दहेज की मांग पर 5 लाख रुपए शादी में खर्च किए गए थे, जिसमें 1,50,000 रुपये नकद व घर गृहस्थी का संपूर्ण सामान, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, सिलाई मशीन आदि गृहस्थी का सामान व कीमती कपड़े, सोने चांदी के जेवरात, पीतल के बर्तन इत्यादि सामान दिए गए थे और सामान दिया था। और हर तीज त्योहार पर प्रार्थिया के ससुराली जनों का मान सम्मान किया गया। तो जो होता है शादियों में वही सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी हैं, जो सच्चाई है वही आपको लिखनी है। तो फ्रेंड्स आप लिख देंगे। और तीज त्योहारों पे तो भी सामान भिजवाया जाता है उनका मान सम्मान कराने के लिए। जब लड़की के घर वाले जब लड़की के घर पे जाते हैं तो उन्हें पैसा चढ़ाना पड़ता है, सबों को पैसा देना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं। ये चलता आता है, कम से कम 2-3 साल तक ये करना पड़ता है। पहले तो और लंबे समय तक होता था, अब थोड़ा सुधार हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीसरे पॉइंट लिए लिखना है आपको, यह है कि प्रार्थिया के परिवारजन की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी, कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, अन्य लोगों से रुपए उधार लेकर इस दान दहेज का इंतजाम किया। परंतु फिर भी ससुराली जन इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन पे एक तो इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से रुपया उधार लिया, किसी से बैंक से लोन लिया और तब जाके यहाँ पर ये शादी की, 5 लाख का इंतजाम किया, फिर भी वो लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। और पति हेनरी व ससुराली जन, ससुर का आपको नाम लिख देना है, ससुर श्री राम प्रकाश चौधरी, सास हर्षी देवी, देवर कुमार, दूसरा देवर लुकास और लकास, ये सब क्या है, इन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद से ही अतिरिक्त दहेज की नाजायज मांग शुरू कर दी। इन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ही इन लोगों ने, ससुराली जनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। और दहेज की मांग में क्या मांग किया करते थे, 2 लाख रुपए की मांग किया करते थे, या आप इसमें और जो भी कंडीशन होती हैं, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर एक मोटरसाइकिल या एक कार की मांग किया करते थे, एक वॉशिंग मशीन दिलवा दो, इसकी मांग किया करते थे। वो आपको लिख देना है आपके अपने जो भी फैक्ट्स हैं उसके अनुसार। ये एक सैम्पल है, सब चीज़ें लगभग इसी तरीके से होंगी, बस इसमें आपको बढ़ा देना है। और इसको लेकर वो क्या करते थे, दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया व उसके परिवारजनों को गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दिया करते थे। पति व सास ससुर प्रार्थिया को बुरी तरीके से मारा पीटा करते थे और ताने दिया करते थे। मारा पीटा करते थे, पति सास ससुर ये तीनों मिलके मारा पीटा करते थे पत्नी को, और बुरी तरीके से मारा पीटा करते थे और ताने दिए थे करते थे। जैसे कि ताने देते हैं दहेज को लेकर कि हमारा लड़का तो इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है, कहीं और शादी होती तो 15-20 लाख रुपए तो दहेज में यूं ही मिल जाते, और तेरा बाप तो भिखारी है, भिखारियों जैसी शादी की है। इस तरीके के ताने दिया करते थे। ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। तो पॉइंट है ये कि विशेष तौर पर जब तीज त्योहार आता था, तो तीज त्योहार पर ये लोग दहेज की मांग को लेकर और ज़्यादा उग्र हो जाते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे और मेरे हाथ पांव बांध के मुझे कमरे में भूखा प्यासा बंद कर देते थे और कहते थे अगर तू अपने साथ 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो हम तुझे ऐसे ही पीटा करेंगे, तेरे साथ यही सलूक करेंगे, व तेरे व तेरी बच्ची का जीवन व तेरे परिवार का जीवन नरक से भी बदतर कर देंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको लिखनी है। जो यहाँ पर आपकी घटना की सच्चाई है वो सब चीज़ें आपको लिखनी है और सही शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। इफ़ेक्टिव शब्दों का, जो जज के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े ऐसे शब्दों का यूज़ करना है। 5वां पॉइंट आपको ये लिखना है, यह है कि प्रार्थिया यह सोचकर सब कुछ सहती रही, जो लड़की थी, बहू थी, वो सब कुछ ये सहती रही। क्यों सहती रही? क्योंकि और उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, सब कुछ सहती रही। उसने ये सोचा यदि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूँगी, कोर्ट कचहरी जाऊँगी, तो इससे मेरे परिवार की, समाज में काफ़ी बदनामी होगी। हो सकता है आगे सब कुछ आगे चलते 1-2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। ये लोग मुझे कबूल कर लेंगे और फिर दहेज की मांग नहीं करेंगे, मेरे को दहेज की मांग को लेकर मेरा शोषण नहीं करेंगे। तो इसको जो मैंने बोला है इसको किस तरीके से शॉर्ट में लिखना है वो देख लेते हैं। यह है कि प्रार्थिया यह सोच कर सब कुछ सहती रही,
और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की कि इससे मेरे परिवार के समाज में काफ़ी बदनामी होगी, और सोचा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना के पति व ससुराली जनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, और उन्होंने लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया मतलब बहू का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न ये करते रहे। तो अभी साल निकल गए, 2 साल निकल गए, लेकिन ये बदलाव इनके चरित्र में नहीं आया, और इन्होंने वही काम जारी रखा, दहेज को लेकर प्रताड़ित करना मानसिक तथा शारीरिक तौर पर। और छठवां पॉइंट आपने किया है जो मुख्य घटना है वो भी आपको लिखनी है। तो इसमें सबसे मुख्य घटना यह है कि दिनांक 1 जनवरी 2020 को 2020 को या 2021 को जो भी है वो लिख देना है आपको। प्रार्थिया के पति ने दोपहर करीब 1:30 बजे प्रार्थिया के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की, और फिर एक अनजान व्यक्ति को बुलाया घर पर, और दोनों ने मिलकर प्रार्थिया को जबरन हाथ पैर बांध के उसके कार में बिठाया, और रात करीब 11 बजे सिकंदरा चौराहा आगरा पर धक्का देकर ये छोड़ गए। प्रार्थिया के परिवारजन द्वारा कई बार प्रार्थिया के ससुराली जनों को समझाया गया। जब वो छोड़ गए तो वो अपनी बच्ची के साथ उसे छोड़ गए, तो वो छोड़ गए तो फिर बड़ी मुश्किल से वो, क्योंकि घर दूर था सिकंदरा से, बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद से उनके घर पे पहुंची। ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ये बयानों में आगे आगे आएंगी, जब बयान होंगे तब आएंगी, जब चीफ होगा तब आएंगी ये बातें। तो ये है तो ये उसे धक्का दे के उसके घर के आसपास छोड़ गए, घर से 2-3 किलोमीटर के पास छोड़ गए। प्रार्थिया के परिवारजन द्वारा फिर कई बार समझाया, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई और कई बार समझाया कि माफ़ कर दो, हम तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर पाए, हमारे पास रुपया नहीं है, प्लीज़ इसे कबूल कर लो, तो इसे जैसी है वैसी इसे अपना लो। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्रार्थिया के ससुराली जनों को काफ़ी समझाया, परंतु उन्होंने प्रार्थिया को घर में रखने से साफ मना कर दिया, और कहा कि जब तक प्रार्थिया अपने साथ 2 लाख रुपए लेकर नहीं आएगी तब तक उसको ससुराल में नहीं घुसने देंगे। यह है कि इस प्रकार प्रार्थिया व उसकी 12 साल की बच्ची का जीवन बर्बादी की कगार पर है। उपयुक्त घटना के संबंध में प्रार्थिया द्वारा कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित थाने में स्वयं जाकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन विपक्षी गण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब जब उसने देखा कि मेरे घर वालों ने भी समझा दिया, सबने समझा दिया, लेकिन ये पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो लास्ट उपचार कानूनी कार्रवाई के लिए रह गया। संबंधित थाने एतमादपुर गए और वहाँ पर एप्लीकेशन दी, जो हमने बताया था, जैसी एप्लीकेशन पिछली वीडियो में वैसी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने क्या किया, ये 8वां पॉइंट, ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, साथ में 8वां, ये सभी एप्लीकेशन में आएंगे। 156 सब सेक्शन 3 की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उसमें ये सेक्शन 7 और ये 7 पॉइंट और 8 पॉइंट आएंगे। यह है कि थाने पर अभियुक्त गण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई न होने पर प्रार्थिया द्वारा उक्त घटना के संबंध में विपक्षी गण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा एवं संबंधित थाना अध्यक्ष एतमादपुर को दिनांक 10/12/2021 को प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भेजे गए, परंतु विपक्षी गण के विरुद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जो 154 सब सेक्शन 3 की बात है, एसएसपी को भेजने की, उच्च अधिकारियों को भेजने की, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये पॉइंट 7 और 8 बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जब थाने पे कार्रवाई नहीं हुई, हमने तो एसएसपी को भेजा प्रार्थना पत्र, हमने उच्च अधिकारियों को भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, किस तारीख को भेजा वो आपको लिख देना है। और हम इस प्रार्थना पत्र द्वारा प्रेषित किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना होने के कारण मजबूर होकर आप श्रीमान जी के समक्ष ये प्रार्थना पत्र, ये दावा प्रस्तुत कर रही है।
तो प्रार्थिया अब मजबूर है कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि उसने जो पुराने जो इससे पहले की कार्रवाइयाँ हैं वो सारी पूरी कर ली हैं। थाने में गई, एसएसपी के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब यहाँ पर क्या प्रार्थना करनी है, मजबूर होकर आप श्रीमान जी इसके समक्ष ये 156(3) का प्रार्थना पत्र दावा प्रस्तुत कर रही है। वह उच्च अधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र व उसकी डाक रसीद व एवं अन्य दस्तावेज की छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संकलित हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आपने भेजी हैं, वो सब इसमें लगानी है। उक्त मामले को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि संबंधित थानाध्यक्ष को ये आदेश प्रदान किया जाए, आदेश दिया जाए कि उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त गण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करे या मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करे। तो ये लास्ट लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि संबंधित थाना अध्यक्ष यानी कि एहतमादपुर थाना अध्यक्ष को जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको ये आदेश दिया जाए कि वो इस मामले में FIR दर्ज करे और उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। ये लिख देना, दिनांक लिख देनी है आपको। और प्रार्थिया के नीचे आपको यहाँ पर ये उसका ये सब चीज़ें ये आपको प्रार्थिया का क्या नाम है, एड्रेस है, वो लिख देना है। तो यहाँ पर आपको साइन करा देनी है, तारीख करा देनी है, और यहाँ पर दोबारा अधिवक्ता पे एडवोकेट की यहाँ पर मोहर लगा देनी है। और इसी का क्या है, इसी का बिल्कुल सेम यहाँ पर एफिडेविट भी रहता है। तो दोनों प्रार्थना पत्र और एफिडेविट हमेशा कोर्ट में एक साथ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 156(3) का प्रार्थना पत्र, और इसी तरीके से इसी के आधार पे इसका एफिडेविट भी बनता है। प्रार्थना पत्र और एफिडेविट दोनों एक साथ ही न्यायालय में लगते हैं। एफिडेविट में 1-2 लाइन ऊपर नीचे बढ़ जाती हैं, वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत ईजी होती हैं।